मेरा नाम मनीषा है और मैं 24 साल की हूँ। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ धड़क रही थी। पता नहीं मुझे कैसे चैन आएगा। जो मैंने देखा था, क्या वो सच था? क्या इसलिए रोहित ने मुझे आज तक बेसमेंट में जाने नहीं दिया? अब मैं क्या करूँ? मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती थी। डर और दहशत से मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मैं वहाँ से जाने लगी। अगर रोहित ने मुझे देख लिया तो गज़ब हो जाएगा। ये सोचकर मैं अपने कमरे की तरफ भागी और कमरे में आकर मुझे अपनी बेबसी का एहसास होने लगा। किस्मत मुझे फिर उसी मोड़ पर लेकर आ गई थी, जहाँ से निकलने के लिए मैंने कितने जतन किए थे। किस तरह मैंने रोहित का साथ पाया था, किस तरह उसका प्यार और विश्वास जीतने में कामयाब हुई थी। और आज वो सब देखकर मुझे सब खत्म होता नज़र आ रहा था। ये 2 साल पहले की बात है, जब मैं अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुकी थी और कई बार मैंने अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी। लेकिन फिर वही ख्याल आ जाता कि ये दुनिया तो कुछ दिन की है, मुझे भगवान को भी मुंह दिखाना है। इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं करोड़पति बाप की बेटी थी और जो चाहती हासिल कर सकती थी। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हर वक्त नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहा करते थे। हर साल पापा न्यू मॉडल की कार मुझे गिफ्ट दिया करते थे। मेरा वार्डरोब दुनिया भर के महंगे और ब्रांडेड कपड़ों और चीज़ों से भरा पड़ा था, जिनको एक बार पहनने के बाद मैंने उन्हें छूकर भी नहीं देखा था। लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं रह पाती थी। मेरी सबसे अच्छी सहेली रिया मुझसे कहा करती थी कि मनीषा, तुम बहुत बेकार हो। अगर इतनी दौलत मेरे पास होती तो मैं खुशी से मर जाती। उसकी बातें सुनकर मैं हंस दिया करती थी। तुम क्या जानो, खुशी पैसे से नहीं मिल सकती। लेकिन वो मेरी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकती थी। मेरे चारों तरफ गार्ड्स मंडराते रहते थे। यूनिवर्सिटी में गार्ड्स के साथ ही जाती थी। यहाँ तक कि मेरी क्लास में भी एक गार्ड मौजूद रहता था, जिससे मेरे पिताजी ने बहुत पैसे देकर परमिशन ली थी। कोई दोस्त भी मेरे करीब आने से पहले 1000 बार सोचता था। इसलिए इतनी दौलत होने के बावजूद भी मैं घुटन से भरी ज़िंदगी जी रही थी। एक दिन मेरी मुलाकात एक राज नाम के लड़के से हुई, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसे देखकर मैं अपने पलकें झपकना ही भूल गई थी। जब वो मुस्कुराता था तो ऐसा लगता था कि हर तरफ फूल से खिल गए हों। जब बात करता तो खुशबू सी बिखरने लगती। पहली नज़र में ही मैं उसे अपना दिल दे बैठी थी। उसकी आवाज़ का जादू मेरे अंदर नई उमंगें जगाने लगा। लेकिन मैं क्या करती, वो मेरी तरफ देखता तक नहीं था और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि मनीषा को कोई इग्नोर कर सकता। मैं न सिर्फ दौलतमंद थी, बल्कि खूबसूरत भी बहुत थी। यूनिवर्सिटी का हर लड़का मुझ पर मरता था, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे बात कर सके। मनीषा जब तक खुद किसी से बात नहीं करती थी, तब तक कोई उसके करीब आने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इस बार मामला बहुत अलग था। राज को हासिल करना मेरा मकसद बन चुका था। उसकी मोहब्बत मेरी रूह तक उतर चुकी थी, लेकिन वो हमेशा मुझसे दूर दूर रहता था। एक दिन मौका पाकर मैंने उसे अपने घर पार्टी में इनवाइट कर लिया। वो हैरत से मुझे देखने लगा और कहने लगा कि मनीषा जी, मेरे तो आपसे इतनी बातचीत भी नहीं, तो आपने फिर मुझे कैसे अपनी पर्सनल पार्टी में इनवाइट किया? उसकी आवाज़ में थोड़ी रूडनेस भी थी, लेकिन मुझे हार नहीं माननी थी। तो मैंने उससे कहा कि आ जाइएगा, अगर आप नहीं आए तो मैं पार्टी कैंसिल कर दूंगी। मैंने मुस्कुराकर धमकी दी थी और वो भी पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराया था। फिर वो बोला कि मैं आ जाऊंगा। वो दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था। न जाने कितनी ही देर से मैं अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। मेरी ख़ास नौकरानी ने जब ये सब देखा तो बोली, दीदी आप पर तो हर रंग जचता है, फिर आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? वो मेरे फैलाए हुए कमरे को सेट करती जा रही थी। मैंने खुशी से उसे बताया कि तुम क्या जानो कि आज कौन आ रहा है पार्टी में। वो हैरत से मेरा मुंह तकती रही। वो कहने लगी, क्या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं आपकी पार्टी में? मैंने अपना सर पकड़ लिया और मैं कहने लगी, पागल लड़की, क्या मैं उनके लिए इतना तैयार होंगी? मेरी मीना से बहुत दोस्ती थी। वो मेरी हमराज थी और मैं उसे सब बताया करती थी। आज भी मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी। मीना तो मुझसे भी ज़्यादा उतावली होने लगी थी राज से मिलने के लिए। ये पार्टी तो बस एक बहाना था राज से बातचीत बढ़ाने का, और मैं उसमें कामयाब भी हो चुकी थी। आज मैंने देखा राज बहुत बदला हुआ लग रहा था। वो मुझे बहुत गौर से देखे जा रहा था। वैसे भी मैं बहुत खूब सुंदर लग रही थी। राज मेरे लिए फूल लेकर आया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, और उस दिन के बाद हम दोनों बहुत करीब आने लगे। राज ने मुझे बताया था कि वो बहुत गरीब परिवार से है, तो उस पर मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही तो है। मैं उसे बहुत कीमती तोहफे दिया करती थी, परफ्यूम, शूज़, टी शर्ट्स, यहाँ तक कि मैंने उसे अपना एटीएम भी दे रखा था, ताकि उसे कभी भी ज़रूरत के वक्त मुझसे मांगना ना पड़े। मैं ये नहीं समझ सकी कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ मेरी दौलत की वजह से मेरा इस्तेमाल कर रहा था।
जब मैंने अपने पिताजी से राज के बारे में बात की तो उन्होंने उससे मिलने का फैसला कर लिया। मैं बहुत खुश थी, मुझे पता था कि मेरी बात वो कभी नहीं टाल सकते। लेकिन मेरे पिताजी एक बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने राज के बारे में सब कुछ पता कर लिया था और जिस दिन उनकी मुलाकात थी उस दिन मैं राज का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन पापा ने मीना से कहा कि मनीषा से कहो अपनी टीवी ऑन कर ले। मैंने टीवी ऑन किया, वहाँ पापा और राज की मीटिंग की वीडियो चल रही थी, जिसे देखकर मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया, ना आंखों पर। वो पहला जैसा ही था, लेकिन उसके लहजे और उसके शब्द सब बदले हुए थे। पापा ने उससे पहला सवाल यही किया था कि क्या डिमांड है तुम्हारी। उनके सवाल सुनकर वो चौंका नहीं था, बल्कि खुश होकर कह रहा था कि मैं अपनी डिमांड नहीं बता सकता सर, मेरे हाथ में तो जैकपॉट लगा हुआ है। वो बहुत आराम से बात कर रहा था। पापा ने कहा, मैं तुम लोगों के लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी कीमत बताओ और चलते बनो। उसने बताया कि मुझे एक कार, एक बड़ा सा बंगला और 30 लाख रुपए चाहिए। तो पापा ने अपनी चेकबुक निकाली और कहा मिल जाएगा सब, और चेकबुक पर पैसे लिखने लगे। पापा बोले, बाकी के मामलात मेरे सेक्रेटरी से मिलकर फिक्स कर लेना और जहाँ बंगला पसंद हो ले लेना, लेकिन अब मेरी बेटी के करीब आने का सोचना भी मत। ये कहकर पापा उठ खड़े हुए और वो चहक उठा और खुशी खुशी कमरे से निकला। ये सब क्या था? मुझे चक्कर आने लगे थे। मीना ने मुझे पकड़ लिया था। दीदी पानी पी लो, वो मुझे दिलासे देने लगी, लेकिन मैंने गिलास को दूर फेंक दिया। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा था। मैं पापा को क्या कुछ कहती। पापा ने मुझे बताया कि उन्होंने ये वीडियो इसलिए बनवाई थी ताकि राज इसके बाद भी कोई झूठ बोलकर मुझे अपने झांसे में न फंसा ले। बेटा वो बाद में भी तुम्हें इस्तेमाल कर सकता था, ये कह कर कि तुम्हारे पापा ने मेरी इंसल्ट की, वगैरह वगैरह, और इसी वजह से मैं तुम्हें सब दिखाना चाहता था। जो लड़का तुम्हारी दौलत को चाहेगा वो कभी एक अच्छा पति साबित नहीं हो सकता, और मैं उसे अपनी दौलत तो दे सकता हूँ, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज़ अपनी बेटी नहीं दे सकता। पापा की बातें सुनकर मैं खुद को उनका मुजरिम समझ रही थी। मुझे ज़िंदगी से नफरत हो चुकी थी। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, बाहर निकलना छोड़ दिया था, यूनिवर्सिटी जाना भी मैंने बंद कर दिया था। पापा मेरे लिए बहुत परेशान रहते थे, मगर वो मुझे कुछ कहते नहीं थे। शायद वो मुझे वक्त देना चाहते थे संभलने के लिए। लेकिन मुझे संभलते संभलते भी 1 साल लग चुका था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया कि राज के लिए मैं खुद को मुश्किलें क्यों दे रही हूँ। कुछ महीनों के बाद मैं मालदीव घूमने के लिए निकल गई ताकि मैं खुद की यादें भुला सकूं। जब मैं वहाँ से वापस आई तो पापा ने मुझे रोहित से मिलवाया। बहुत मैच्योर इंसान था और मुझसे 5 साल बड़ा था, लेकिन देखने में बहुत स्मार्ट नौजवान था। लेकिन मेरे दिल में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। जब पापा ने मुझे बताया कि वो मेरी शादी रोहित से करना चाहते हैं तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया कि पापा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर ले। और वो बहुत खुश हुए थे और मैं उनको अब दुख देना नहीं चाहती थी। वैसे भी किसी न किसी से शादी तो करनी ही थी, तो मैंने पापा की पसंद से करने का फैसला कर लिया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरे दिल में कोई एहसास नहीं जगा था रोहित के लिए। रोहित ने आते ही मुझे खूबसूरत से कंगन पहनाए और बहुत से वादे किए, लेकिन मैं जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। और अब ऐसा होने लगा था कि रोहित और मैं एक दूसरे से दूर दूर रहने लगे थे। हम में से ऐसी कोई बात नहीं थी जो नए शादीशुदा जोड़े में होती है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ बदल गया। उस रात अचानक एक खौफनाक तूफान आया और घर में मैं अकेली थी। तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी, ऐसे में बत्ती भी जा चुकी थी और उस वक्त घर में कोई नौकर भी नहीं था। और डर से मेरे रोए तक खड़े हो चुके थे। मैं डर डर के कमरे से निकली। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। उस वक्त मुझे कुछ ना सूझा और मैं मेन गेट की तरफ भागने लगी। ना जाने कैसे गेट से बाहर निकली और सड़क पर भागने लगी। हवाओं और बारिश के शोर के अलावा कोई नहीं था। अचानक से मैंने देखा कि कार की हेडलाइट मुझसे टकराई। इससे पहले कि मैं संभल पाती, कार मुझसे टकरा चुकी थी। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे होश आता देखकर नर्स मेरे करीब आई और मुझसे पूछा, कैसी हैं आप? तो मैंने जल्दी से कहा, सिस्टर मैं कहाँ हूँ। उसी वक्त एक लड़का मुझे अंदर आता दिखाई दिया। उसने बताया कि मैं उसकी कार से टकरा गई थी और उसने पूछा कि आप अपने किसी रिश्तेदार का नंबर बता दें ताकि उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए। मैंने जल्दी से रोहित का नंबर दिया और मुझे खुद पर हैरत सी होने लगी थी कि मुझे रोहित का नंबर कैसे याद हो गया। शायद आज तक उसका नंबर सेव नहीं किया था। कभी जब भी उसकी कॉल आती तो नंबर देखकर पहचान जाती थी। थोड़ी देर बाद रोहित परेशान सा कमरे में आया तो उसके बाल माथे पर चिपके हुए थे, बारिश में भीगने की वजह से। मुझे लेटा देखकर वो जल्दी से मेरे करीब आया। क्या हुआ मनीषा, कहाँ थी तुम, और ये चोट कैसे लगी? वो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछने लगा। उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। पीछे से उस लड़के ने जवाब दिया, देखिए मिस्टर, ही मेरी कार से टकरा गई थी। तो रोहित ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया।
कि तुम जैसे लड़के अंधों की तरह ड्राइविंग करते हो। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ता। रोहित बहुत गुस्से में था। बहुत मुश्किल से डॉक्टर ने उसे रोका। देखिए सर, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, बस हल्का सा जख्म है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। इस बार रोहित मेरे करीब बैठा था और उसकी आंखों में जो एहसास था उसे देखकर मेरा पत्थर दिल पिघलने लगा। क्या मैं उसके लिए इतनी अहमियत रखती थी कि वो मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने रोहित से कहा कि मैं ठीक हूँ रोहित, और उस लड़के का कोई कसूर नहीं। मैं ही पागलों की तरह सड़क पर भागती हुई जा रही थी। उसने तो फिर भी कोशिश करके मेरी जान बचाई, और फिर चोट मुझे सड़क पर गिरने की वजह से लगी थी। मेरी बात सुनकर रोहित ज़रा सा मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में हम घर वापस आ चुके थे। उस रात मुझे पता चला कि शादी के बंधन में कितनी ताकत होती है। वो पति जो मुझसे खिंचा खिंचा रहता था, आज वो मेरे लिए कितना परेशान था, और यह एहसास मेरे लिए बहुत खुशी का था। अगली सुबह मेरे लिए खुशियाँ लेकर आई थीं। मुझे भी ये महसूस होने लगा था कि मैं अब जिंदा हूँ। रोहित की मोहब्बत पाते ही मैं सब कुछ भूल गई थी। मैं अब उसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती थी, और यही हाल रोहित का भी था। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि आखिर क्या वजह थी जो तुम मुझसे दूर दूर रहते थे। तो वो बहुत आराम से बोला, मनीषा, तुम अगर चाहती हो कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए तो दोबारा ये सवाल मत करना। और उस दिन के बाद मैंने सारे सवालों को गला घोट दिया। मैं अपनी खुशहाल ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं लाना चाहती थी, लेकिन ये मेरी भूल थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। रोहित मुझ पर जान छिड़कने लगे थे, लेकिन कुछ रातों से मैं महसूस कर रही थी कि वो आधी रात को कमरे से बाहर निकल जाते थे। एक बार मैंने पूछ लिया तो कहने लगे, मेरी जान, ज़रा हवा लेने जाता हूँ। और उसकी ये बात सुनकर मैं रिलैक्स हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सी उलझन होने लगी थी कि आखिर वो आधी रात को क्यों जाया करते थे। वो मेरे साथ भी तो जा सकते थे। एक रात उन्हें लगा कि मैं सो चुकी हूँ, और जैसे ही उन्हें लगा कि मैं सो चुकी हूँ तो वो धीरे से उठे और बाहर जाने लगे। तो कुछ देर बाद मैं दबे पाँव उसके पीछे निकली। मैंने देखा कि वो घर की पिछली तरफ जो बेसमेंट था उस तरफ जाने लगे थे। मुझे अजीब लगा कि वो तो हवा खाने जाते थे, तो बेसमेंट में हवा का क्या काम। बेसमेंट में फालतू सामान पड़ा था। मैं जब से इस घर में आई थी मैंने बस बेसमेंट बाहर से ही देखा था। मैं अपनी जगह वापस आकर लेट गई। मुझे अजीब सी घबराहट और बेचैनी होने लगी थी कि आखिर रोहित ने मुझसे झूठ क्यों बोला। काफ़ी देर बाद जब रोहित वापस आए तो बहुत थके हुए परेशान लग रहे थे। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसकी तरफ प्यार से देखने लगी। दूसरी सुबह जब मैंने रोहित से पूछा कि आप बेसमेंट की तरफ क्यों गए थे, तो मैंने देखा कि वो एकदम से चौंक गए थे। उनकी घबराहट मैंने महसूस कर ली थी। वो गला साफ करके कहने लगे कि मनीषा, मैंने कुछ आवाज़ सुनी थी, तभी उस तरफ गया था कि कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं घुस गया। अब मैं उनकी बात सुनकर मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गई। क्या कह रहे हैं आप रोहित? आपने चौकीदार को क्यों नहीं कहा? आप वहाँ खुद क्यों चले गए? मैं बहुत घबरा गई थी। अगर तुमको कुछ हो जाता तो? अरे मेरी पागल सी पत्नी, डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। वो मेरी पौनी खींचकर बोले। ये बात ख़त्म हो गई, लेकिन फिर एक रात मैंने उन्हें बेसमेंट में जाते हुए देखा। अब मुझे शक होने लगा था कि आखिर क्या वजह थी। रोहित मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनके पीछे जाने लगी तो उन्होंने मुझे देख लिया। उस दिन रोहित बहुत गुस्से में थे। रोहित ने गुस्से में मुझसे कहा, मनीषा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैंने कहा कि मैं आज देख कर रहूँगी कि क्या राज है जो तुम हर रात मुझसे छुप कर यहाँ आते हो। रोहित, क्या हुआ? उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं सुन्न होकर रह गई। रोहित, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। रोहित अब बहुत शर्मिंदा थे। क्या कह रहे थे मुझे माफ़ कर दो मनीषा, न जाने कैसे मेरा हाथ उठ गया। कभी वो अपना हाथ देखते, कभी मुझे। मैं रोती हुई कमरे में वापस आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया था। काफ़ी देर तक रोहित मुझे मनाने की कोशिश करते रहे, मगर उस वक्त मैं कुछ सुनना नहीं चाहती थी। सुबह जब मैं उठी तो रोहित ऑफिस जा चुके थे। मैं नाश्ता किए बिना सीधा बेसमेंट की तरफ जाने लगी। मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज था जो रोहित ने मुझ पर हाथ उठाया? लेकिन बेसमेंट में जाकर मैं निराश हुई, क्योंकि वहाँ फालतू सामान पड़ा था। मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया जिससे मुझे पता चलता कि रोहित यहाँ क्या करने आता है। मैं मायूसी से वापस पलटने लगी कि इतने में ही पुरानी बाल्टी नीचे आ गिरी। मैं जल्दी से पीछे हटी। जहाँ से बाल्टी गिरी थी वहाँ एक संदूक पड़ा था। हैरत है, मेरी नज़र पहले क्यों नहीं पड़ी। मैंने जैसे ही संदूक खोला तो जो कुछ संदूक के अंदर था वह सब देखकर मेरी रूह फना होने लगी। कयामत ही तो टूटी थी मुझ पर। मैं घबरा कर वापस आ गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। एक बार फिर मेरे साथ वही हुआ। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। उसी वक्त रोहित ने कमरे में कदम रखा। उसने मुझसे कहा कि ये क्या हालत बना ली है तुमने। वो परेशान सा मेरे करीब आया। मैंने कहा, रुक जाओ वहीं, मेरे करीब मत आना, मुझे सब मालूम पड़ चुका है कि तुम कौन हो। मैंने वो सारे पेपर्स और तस्वीर उसकी तरफ उछाली।
अब रोहित मिट्टी का पुतला बनकर खड़ा था। तुम्हें मेरी दौलत चाहिए ना? तुम सब मेरी दौलत के पुजारी हो, इसलिए शादी की थी तुमने मुझसे। मैं गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही थी। रोहित कहने लगा, एक बार मेरी बात तो सुन लो, फिर जो चाहे सजा देना। मैं गरीब लड़का था और मुझे एक अमीर आदमी की लड़की से मोहब्बत हो गई, और उस लड़की ने मोहब्बत के जवाब में मुझे मेरे घर वालों के सामने बहुत बेइज्जत किया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे मेरी पिक्चर्स लगाकर बहुत बुरी बातें लिखी। पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी पढ़ाई तक छूट गई, सारे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाने लगे। उस दिन मैंने फैसला किया कि अपनी इस इंसल्ट का बदला मैं हर अमीर लड़की से लूँगा। फिर मैं अमीर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता, उनके सामने खुद को एक अमीर घर का लड़का साबित करता और उनसे शादी कर लेता, और उनकी दौलत हासिल करने के बाद मैं उनको डाइवोर्स देकर वहाँ से दूर चला जाता। अब तक मैंने 5 शादियाँ की थीं और वो सब लड़कियाँ इसी लायक थीं, बहुत ही घमंडी। फिर मेरा अगला शिकार तुम थी। मैंने अपनी बातों से अंकल को अपने शीशे में उतारा, क्योंकि तुम किसी से मिलती नहीं थी। हमारी शादी हो गई। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं था, मुझे बस तुमसे अपना वही बदला लेना था जिसने मेरी इंसल्ट की थी। लेकिन मुझे कुछ ही दिनों में महसूस होने लगा कि तुम सबसे अलग हो। इतनी अमीर होकर भी ज़रा सा भी घमंड नहीं है। तुम नौकरों से प्यार से बात किया करती हो। मैं तुम्हें हैरत से देखा करता। मनीषा, तुम सबसे अलग थी। मैं चाह कर भी तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। मुझे उस रात पता चला जब मैंने उस तूफ़ानी बारिश में तुम्हें घर पर नहीं पाया, और गेट भी खुला हुआ था, तुम कहीं नज़र नहीं आई। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैंने तुम्हें पागलों की तरह तलाश किया। बीच सड़क पर मैं रोता हुआ गिर गया। भगवान से कहने लगा कि एक बार मुझे मेरी मनीषा से मिलवा दो, मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा। फिर मुझे तुम्हारी खबर आ गई। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ, इसलिए आज तुम पर हाथ उठाया कि कहीं तुम वो सब ना देख लो। अब वो आंसुओं से रो रहा था। मनीषा, तुम मुझे माफ़ कर दो, पहली और आखिरी बार या अपने हाथों से मुझे मार डालो। मैं अभी सदमे में थी। फिर वो कहने लगा, मैंने उन लड़कियों के नाम, पते और तस्वीर जमा करनी शुरू की, ताकि मैं उन सब से माफ़ी मांग सकूं और उनको सब कुछ वापस कर सकूं जो मैंने उनसे लिया। बस इसीलिए मैं हर रात बेसमेंट में बैठकर अपने लैपटॉप से उनसे बात करके उनका बैंक बैलेंस उनको वापस करता था, और सारी डिटेल बनाकर उन्हें भेजा करता था। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, ताकि तुम्हारे रोहित में कोई बुराई ना रहे, मेरी सज़ा तुम्हें ना मिले। मनीषा, मैं मर जाऊंगा अगर तुम मुझसे दूर हुई तो। वो मेरे कदमों में गिर गया था। मैंने झटके से उसे दूर किया। मैंने कहा कि रोहित, मुझे तुम पर एतबार आ गया है। तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। मैं भी उनके साथ नीचे बैठ गई। वो मुझे देखे जा रहा था। वो काफ़ी देर तक मुझसे माफ़ी मांगता रहा। फिर मैंने कहा कि मेरी एक शर्त है। वो हैरत से मुझे पूछने लगा कि वो क्या? मैंने कहा, क्या तुमने उनके पैसे वापस कर दिए? हाँ मनीषा, मैंने सब कुछ वापस कर दिया। तो फिर तुमने उनकी पिक्चर्स क्यों संभाल कर रखी है? मैंने गुस्से में कहा तो रोहित अपनी हंसी दबाते हुए और उन तस्वीरों को टुकड़े टुकड़े कर रहा था, और फिर डस्टबिन में डाल दिया। मैं खिलखिलाती हुई हंस रही थी। मैं रोहित को खोने का सोच भी नहीं सकती थी, और जब वो सिर्फ मेरा था तो मैं क्यों पुरानी बातों को संभाल कर रखती।